नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में किस तरीके से मुफ्तखोरी का रेवड़ी कल्चर का चलन तेजी से बढ़ा है। दोस्तों अभी अभी जून 2024 में लोकसभा आम चुनाव के बाद अभी करीब करीब 4 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए और उन चारों राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए और ये चुनाव परिणाम भली भांति इस बात को दर्शा गए कि चाहे कितनी भी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ माहौल हो, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल हो, और यदि ऐन वक्त पर सरकारों ने मुफ्तखोरी का चलन बढ़ा दिया, रेवड़ियों की बरसात कर दी और खजाना खोल करके लोगों में लोकप्रियतावाद और तरह तरह के फायदे देने की अगर घोषणाएं कर दी तो उस पार्टी की जीत पुनः पक्की हो गई। और ये पहली बार दिखा कि 2 बार सरकार में रहने के बाद भी तीसरी बार लैंडस्लाइड विक्ट्री हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में सभी सत्तारूढ़ दल सरकारों को मिलती है। जहां हरियाणा में और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल एनडीए की सरकार थी जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, वहीं झारखंड में इंडिया ब्लॉक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी और तीनों सरकारों ने फतह हासिल की। और बताते चलें कि इन तीनों सरकार के चुनावों के करीब 2 महीना पहले प्रतिकूल परिस्थिति थी और इसका भली भांति नजारा जून में हुए लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से मुकाबले में आई। हरियाणा के जहां 10 लोकसभा सीटों में मुश्किल से वो 5 लोकसभा जीत पाई और केवल 45% विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल कर पाई, वही लोकसभा चुनाव में वह अच्छे तरीके से ऑर्डिनरी मेजोरिटी प्राप्त करती है और कांग्रेस के उन आशाओं पर एक तरह से तुषारापात करती है, वज्राघात करती है। महाराष्ट्र में जहां लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि करीब 55% लोकसभा सीटों पर इंडिया ब्लॉक को विजय मिली और इस बात के पूरे इम्कानात थे कि अगले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ यानी महायुति की सरकार को हार का स्वाद चखना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरीके से झारखंड में जहां पर कि हर बार एक बार के बाद सत्ता का निजाम बदल जाया करता है, इस बार कहीं ना कहीं एक तरह से फ्रेगाइल सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की थी, जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान ही किसी न किसी कोर्ट के मामले में जेल के सिकचों में जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब वह जेल से छूटकर पुनः सरकार की कमान संभालते हैं तो जिन्हें उन्होंने कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया था वो पार्टी से अलग हट जाते हैं और फिर उसके बाद हेमंत सोरेन ताबड़तोड़ रेवड़ियों की घोषणा करते हैं और उसके बाद पुनः जो चुनाव परिणाम आते हैं, हमने देखा कि करीब 2/3 सीटों पर इंडिया ब्लॉक यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जो है चुनाव जीतते हैं। तो दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का कैसे चाल चेहरा और चरित्र बदल रहा है, ट्रेंड और ट्रेडिशन बदल रहा है, किस तरीके से मतदाताओं का व्यवहार बदल रहा है कि सरकारें जो सत्ता में होती हैं वो खजाना खाली कर लोगों को तरह तरह के इमदाद देती हैं, तरह तरीके की रेवड़ियों की घोषणा करती हैं। और हम बताते चले कि लोकसभा चुनाव से ही हमने ये देखा कि भारतीय राजनीतिक दलों का जो पॉलिटिकल क्लास होता था कि यानी कि किसान, यानी कि मजदूर, यानी कि युवा, आज उस 3 पॉलिटिकल क्लास में एक चौथा क्लास तेजी से जुड़ गया है और वह है महिलाओं का क्लास। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महिला एक बड़ी पॉलिटिकल क्लास बनकर के उभरी है, एक ऐसा जेंडर वोटर जो देश की आधी आबादी है, 50% आबादी है और उस आबादी के लिए अब हर राजनीतिक दलों में, हर सरकारों में होड़ मच चुकी है कि उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाया जाए। हमने विगत में देखा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, गृह लक्ष्मी योजना के जरिए करीब 1000, 1500 या 2000 महवारी भत्ता जो 2.5 या 3 लाख के सालाना आमदनी वालों को के परिवारों की एक महिला वर्ग को दिया गया, उसके बड़े ही जबरदस्त नताइज मिले।
दोस्तों, हालांकि हम लोकतंत्र में सभी तरीके की नेगेटिव पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं और इसी क्रम में हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी पहचान है, यानी कि जाति, धर्म, भाषा और प्रांत का भरपूर इस्तेमाल आजादी के बाद के लोकतांत्रिक राजनीति में किया गया। हर राजनीतिक दलों में होड़ मची। हर राजनीतिक दल का अपना एक वर्ग मित्र था। एक वर्ग मित्र सोशल क्लास था तो दूसरा वर्ग शत्रु था, और इस आधार पर कभी जातियों के आधार पर, कभी ऊंची जाति, कभी मध्यवर्ती जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक के आधार पर वोट बैंक बनाए गए। तो ठीक उसी तरीके से पॉलिटिकल क्लास, कभी किसान, कभी मजदूर, कभी युवा, तो अब महिला पर जाकर के बनने लगा है। तो इस आधार पर भारत की राजनीति में तरह तरह की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हुई। फिर हमने देखा कि भारतीय लोकतंत्र में धन सत्ता और बाहुबल की सत्ता का कैसे वर्चस्व बढ़ा। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ ही साथ धन सत्ता और बाहुबल की सत्ता का तड़का जिस पार्टी के पास ज्यादा होता था, वह पार्टी विजेता होती थी। और इसी क्रम में हमने भारतीय चुनावों में देखा कि कैसे जो है अपराधियों को टिकट दिए गए, कैसे बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई, किस तरीके से मतदाताओं में खौफ का माहौल देकर के उनसे वोट लिए गए, और किस तरीके से अपराधियों का अलग अलग चार्ज सीटर का और हिस्ट्री सीटर का दबदबा भारतीय लोकतंत्र में बढ़ा। लेकिन कहीं न कहीं धन सत्ता और बाहुबल की सत्ता के खिलाफ भी कहीं न कहीं एक जनमत तैयार हुआ। सुप्रीम कोर्ट और तमाम न्यायालयों में इसके खिलाफ फैसले आए। चुनाव आयोग ने सुधार का कॉल लिया, और चुनाव आयोग ने तो टीएन सेशन के बाद से लगातार सुधारों को अंजाम दिया। लेकिन अब एक तीसरी परिपाटी जो बड़ी तेजी से भारतीय लोकतंत्र में प्रचलित हुई है, और हर राजनीतिक दल ने इसका दामन थामा है कि ग्राहक वोटरों को ललचाओ, उनकी कर्ज माफी करो, उनके बिजली बिल की माफी करो, उनके तमाम भत्ते और बकायों को माफ करो, उन्हें तरह तरीके की रेवड़ियां दो, जैसे कि युवाओं के लिए भत्ता दो, महिलाओं के लिए भत्ता दो, वृद्धा पेंशन की योजना दो। यह तमाम तरीके के जो लालच जो दिए जा सकते हैं वो देने का काम हो रहे हैं। लेकिन अब हमें ये तय करना होगा कि भारतीय लोकतंत्र का पैरामीटर और गाइडलाइन क्या हो, जिस गाइडलाइन के आधार पर देश के तमाम राजनीतिक दल आपस में स्पर्धा करें, प्रतियोगिता करें और मतदाताओं को अपनी ओर करने के लिए उनको जो है मोटिवेट करें। ऐसे में जहां हम मानते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भारत के हेट्रोजीनस सोसाइटी को और बांटने का काम करती है, भारत के लोकतंत्र को असल प्रतियोगी लोकतंत्र न बना करके कहीं ना कहीं ये जातीय लोकतंत्र में तब्दील कर देती है, एक सांप्रदायिक लोकतंत्र में तब्दील कर देती है। कहीं ना कहीं भाषा और प्रांत के पहचान के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं होता, जनता के सेवक उम्मीदवारों का चयन नहीं होता, सरकारों में इस बात की प्रतियोगिता नहीं लगती कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदे दें, हम ज्यादा से ज्यादा सरकार के फिजूल खर्ची को रोक करें, हम ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं और ज्यादा से ज्यादा सरप्लस क्रिएट करके संसाधन इकट्ठा करके जनता को हम सरप्लस एडवांटेज दें। इस तरीके की प्रतियोगिता होती तो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा गुणी नेतृत्व आता, ज्यादा कुशल नेतृत्व आता। लेकिन दुर्योग से, दुर्भाग्य से ये चीजें नहीं हो रही हैं। तो लेकिन हमने ये देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले जब कर्नाटक के चुनाव हुए, हिमाचल के चुनाव हुए, तो कांग्रेस पार्टी ने जनता के लिए, अपने वोटरों के लिए खजाना खाली कर दिया। कर्नाटक में 50,000 करोड़ के बजट पर मतदाताओं के लिए तमाम जो है इमदाद की घोषणा की गई। कांग्रेस की सरकार बन गई और कर्नाटक में उनकी आर्थिक स्थिति तबाह हो गई। उसके बाद हमने हिमाचल में देखा कि उन्हें भी जनता के उन तमाम वादों को पूरा करने के लिए उनके बजट पर काफी ज्यादा बोझ पड़ा। और फिर हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कोविड के काल में जो मुफ्त अनाज हर गरीब परिवार को जो देने की घोषणा की थी, चुनाव को ध्यान में रख करके, पहले उत्तर प्रदेश के चुनावों में ध्यान में रख करके और फिर देश भर के चुनावों में ध्यान में रख करके उस मुफ्त अनाज को अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। बताते चलें कि मुफ्त अनाज 80 करोड़ लोगों को देने के लिए करीब 3 लाख करोड़ की सब्सिडी सरकार को अतिरिक्त रूप से वहन करनी पड़ती है। और 3 लाख करोड़ की कीमत पर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित किया। यह माना गया कि इस दौर में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल आया, विपक्ष भी एकजुट हुआ, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और तमाम तरीके के वो नैरेटिव जो कहीं न कहीं बहुत सच्चाई से परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम किया। मसलन कि
इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, क्रोनी कैपिटलिज्म का जो आरोप लगा, जिस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत चुनाव के ऐन वक्त पर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल के अंदर डाला गया, तो कुल मिलाकर के विपक्ष भी लामबंद हुआ। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट जो है वो फ्रीज किए गए। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने माहौल बनाया और मुफ्त अनाज की योजना के बावजूद मोदी सरकार केवल 240 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। दो साझीदार दलों के सहयोग से सरकार पुनः बन गई, वही लोकसभा अध्यक्ष रहे और वही तेवर और कलेवर रहा। लेकिन फिर भी जो 400 पार का जो नारा दिया गया, उस पर 240 की सीट एक बहुत बड़ा तमाचा था, एक बहुत बड़ी चोट थी। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, उस दरमियान तमाम सरकारी जो निर्माण थे, चाहे वो संसद भवन का चूना हो, चाहे वो प्रगति मैदान के कैंपस में या उनके नीचे बने हुए उन पार्किंग में जो है पानी का जमाव हो, या फिर अयोध्या के तमाम निर्माण कार्यों का मानसून में एक तरह से एक्सपोज होना हो, या अलग अलग निर्माण कार्य, चाहे शिवाजी की प्रतिमा का ढह जाना हो, इस तरीके के माहौल आए तो लगा कि विपक्ष एक बार फिर से एकजुट होगा। लेकिन वह विपक्ष जो कहीं ना कहीं आशा के लवरेज से संचरित हुआ लोकसभा चुनाव में, वो हरियाणा, कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आते आते कहीं ना कहीं उसमें एक कॉम्प्लेसेंसी आ गई और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि हरियाणा में इस बार लोकसभा चुनाव के आधार पर हम बड़े अच्छे से बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो न सका, हरियाणा में हार हुई। फिर महाराष्ट्र में ये लगा कि जिस तरीके से दो बड़े गठबंधन, एक तरफ महायुति का तो एक तरफ अघाड़ी का, जो मजबूत गठबंधन तैयार हुआ, शिवसेना दो फाड़ हुआ और शिवसेना में ये लगा कि उद्धव ठाकरे अपने पिता की विरासत को पुनः जनता के आदेश पर संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा हो न सका। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री पुनः एनडीए को मिलती है और फिर प्रो इनकम्बेंसी जो है विजेता बनता है। लेकिन झारखंड में एनडीए की नहीं, इंडिया ब्लॉक की सरकार थी, जिनके सरबराह हेमंत सोरेन जेल में जा चुके थे। उन्होंने ताबड़तोड़, उन्होंने भी रेवड़ियों की घोषणा की, महिलाओं को ध्यान में रखा, महिलाओं को वार्षिक मासिक भत्ते में इजाफा किया गया और महिला आज भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल क्लास बन चुकी है, जिसे हर मतदाता किसी भी तरीके से उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। तो आज सवाल है राजनीतिक पंडितों के लिए कि भारतीय लोकतंत्र किस दशा में है और किस दिशा में जा रहा है। क्या भारतीय लोकतंत्र जो पहचान की राजनीति से बिल्कुल लवरेज था, जो मनी और मसल की राजनीति आज सैद्धांतिक रूप से हटने के बावजूद व्यवहारिक रूप से अभी भी अपना दबदबा कायम किए हुए है, आज वह लोक लुभावन राजनीति, लोकप्रियतावाद की राजनीति, खजाना लुटावनवाद की राजनीति के फिर से शिकंजे में कस चुकी है। और यही वजह है कि धन सत्ता किसी न किसी रूप में, राज खजाने के अवैध रूप में या चुनावी चंदे के अवैध रूप में पुनः अपना रंग जमा रही है और भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, अभी दुनिया के सबसे अच्छे लोकतंत्र माने जाने वाले और एक बड़े पुराने लोकतंत्र माने जाने वाले अमेरिका में भी चुनाव संपन्न हुआ। अमेरिका में भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भारत की तरह नजारा दिखा, जहां महिला और अश्वेत का हवाला दिया गया। अमेरिका में भी कहीं ना कहीं ये दिखा कि कुछ प्रांत वो बिल्कुल स्विंग फैक्टर हैं। करीब 9 राज्य वहां पर अगर स्विंग करते हैं तो वहां का राष्ट्रपति बदल जाता है, ये दिखा। वहां भी धन सत्ता का तांडव देखा गया। वहां भी मीडिया की नैरेटिव, चाहे वो फॉल्स हो या गलत हो या सही हो, उसका भी एक तरह से कहीं ना कहीं चक्कर दिखा। वहां भी एक नेता ने दूसरे को पर जो है झूठे आरोप लगाए और कुल मिलाकर के एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जीता, एक ऐसा कैरेक्टर जीता जो कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल विचारधारा का पक्षधर है। और कुल मिलाकर के हमने देखा कि सारी राजनीतिक मान्यताएं बदल रही हैं, आइडियलिज्म बदल रहे हैं। जो लेफ्ट जो है वो राइट की भूमिका में आ गया है, राइट जो है वो लेफ्ट की भूमिका में आ गया है और कहीं ना कहीं अंध राष्ट्रवाद जो है अपना रंग जमा रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिका में भी ये चीजें दिखी और भारत में तो ये दिखती ही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के चिंता की लकीरें भी हमारे सामने आती हैं कि लोकतंत्र को प्योर कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, प्योर एफिशिएंसी और एक्सीलेंसी को बढ़ावा देना वाला होना चाहिए, जनता के वास्तविक फायदे का होना चाहिए, न कि जनता को ललचाने वाला होना चाहिए। ऐसे में भारत के अभी 4 राज्यों के जो नतीजे आए, कहीं ना कहीं हमें लोकतंत्र के आदर्श और लोकतंत्र के मानकों की कसौटी पर
हमें कहीं ना कहीं हमारे मन में किरकिरी पैदा करते हैं और कुल मिलाकर के हमें सोचने पर विवश करते हैं कि हमारा लोकतंत्र आखिर किस दिशा में जा रहा है। तो इसी नोट के साथ दोस्तों अपनी ये बात मैं समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः तलाश होगी और फिर पुनः हम आपसे बात करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।